हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार विधान परिषद का जो डीईओ का पेपर हुआ है 10 मई 2026 को उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1 से लेकर 5 के लिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में से अक्षर समूह को चुनें जो अन्य समूहों से भिन्न हो। तो देखिए, एस क्या होता है 19, भी होगा 22, यू 21, टी 20, एफ होगा 6, जी 7, एच 8, आई 9, ये होगा C3, F6, E5, D4 और ये होगा I9, L12, K11, J10। इसके बीच का अंतर कितना है +3, इसके बीच का अंतर -1 और इसके बीच का अंतर -1। इसमें है +1 +1 +1, इसमें है +3 -1 -1, इसमें है +3 -1 -1, यानी कि ये वाला जो है हमारा इन सबसे अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का क्या हुआ 1, E5, I9, O15, उसी तरह इसका B2, F6, J10, N14, C3, J7, K11, O15 और इसका होगा D4, H8, L12, P16। इसमें देखिए +4 +4 +4 है, इसमें कितना है +4 और इसमें भी +4 है, इसमें +4 6 4 10 10 4 14, इसमें +4 +5 4 9 9 6 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेम तरीका C3, G7, O15, N14, ये हो गया F6, J10, Q17, P16, ये होगा H8, L12, T20, S19 और ये होगा L12, P16, X24, W23। तो 3 + 4 7, 7 + 8 15, 15 में से 14 जाएगा तो 1, ये +4, ये +7 और ये -1, +4 +8 -1, +4 +8 -1। तो कौन सा अलग है? ये वाला है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा का बी। यू का होगा 21, A1, Z26, F6, ये होगा S19, C3, X24, H8, R18, D4, W23, J10 और K11, B2, P16, G7। तो आप ध्यान दें, ये 11 5 16 और ये 2 5 7 हुआ है। उसी तरह ये 18 5 23 और ये 4 6 10 हुआ है। ये 19 5 24 और ये 3 + 5 8 हुआ है। 21 5 26 और 1 5 6, यानी कि इसमें बस डिफरेंस अलग है, 5 का है और 6 का है, बाकी में 5 5 का है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एफ का क्या होगा F6, J10, O15, U21, इसका होगा E5, I9, N14, T20, J10, N14, R18, X24, A1, D4, H8, M13। इसमें देखिए ये 6 + 4 है, 10 + 5 है और इसमें 15 6 21 है, 5 4 9 है, 9 5 14 है, 14 6 20 है। इसमें 10 + 4 14, 14 4 18, 18 6 24 है। इसमें 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13। तो आप इसको और इसको आप देखेंगे तो हर बार +1 सब में बढ़ रहा है। भले ही ये 4 का अंतर है, लेकिन 4 से 5, 5 से 6 हुआ है, इसमें भी 4 से 5, 5 से 6 हुआ है, इसमें 3 से 4, 4 से 5 हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। 10 4 14, 14 4 18 हो गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो देखिए हमें संख्या क्या दिया है 3, 20, 63, 144 और 275। तो इसका अंतर क्या होगा 13 3 17 3 20, ये हो जाएगा 43 20 63, 4 में से 3 गया 1, 14 में से 6 गया 8, 81 हो जाएगा। और ये 5 में से 4 गया 1, 27 में से 14 जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब इसके बीच का डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा 43 में से 17 जाएगा तो ये होगा 26, 81 में से 43 जाएगा तो ये होगा 11 3 8, 7 में से 4 गया 3 38 और ये हो जाएगा 1 1 0, 13 में से 8 गया 5 50, यानी कि ये इसमें अंतर है 12 का, इसमें भी अंतर है 12 का। तो आगे जो संख्या होगी उसमें भी अंतर होगा 12 के, यानी यहाँ पे क्या आएगा 50 + 12 62 हो जाएगा।
फिर इस 62 को 131 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 13 6 19 193, और फिर 193 को 275 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 9 7 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 468। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 10 14 26 42 और 70। ये जो संख्या है 10 14 26 42 70, और हमें अगली संख्या निकालनी है। इसमें देखिए 10 + 14 करेंगे तो क्या होगा, ये हमें मिलेगा 24, और 24 में हमने क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया तो हमें मिल गया 26। उसी तरह क्या करेंगे 14 + 26 करेंगे तो हमें मिलेगा 40, और 40 में हम 2 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा हमें 42। उसी तरह 26 और 42 में हमको जोड़ेंगे तो ये होगा 68, और 68 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70। उसी तरह 42 और 70 को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 4 11 112, और 112 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 114। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 3 10 101। देखिए इस प्रश्न में जो लॉजिक है वो ये है कि 3 का स्क्वायर + 1 किया है तो हमें मिला है 10, 10 का स्क्वायर + 1 किया है तो हमें मिला है 101, फिर 101 का स्क्वायर + 1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 10201 + 1, तो ये हो जाएगा 10202। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेसिक को DDULE लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में लीडर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए बेसिक का पहले लिखिए B2 A1 S19 I9 C3, तो ये होगा D का 4 U का 21 L का 12 E का 5। इसमें कितना अंतर है, +2 +3 +2 +3 +2। उसी तरह हम लिखेंगे लीडर का L12 E5 A1 D4 E5 R18। तो इसमें +2 करेंगे तो ये 14, इसमें 3 करेंगे तो 8, इसमें 2 करेंगे तो 3, इसमें 3 करेंगे तो 7, और इसमें 2 करेंगे तो 7, और इसमें 3 करेंगे तो 21। तो N14 H8 C3 G7 U21। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9 का बी। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिरेकल को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गैम्बल को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मिरेकल को लिखते हैं पहले M13 I9 R18 A1 C3 L12 E5, ये होगा। अब इसका लिखते हैं N14 K11 U21 E5 H8 R18 L12। इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 है। तो गैम्बल का देखिए, गैम्बल का वो G7 A1 M13 B2 L12 E5। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 6, 5 जोड़ेंगे तो 17, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 11। तो HCPFQK आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 का सी। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मैसूर को कैसे लिखा जाएगा। तो इससे यहाँ पे वर्ड का हेर फेर किया गया है। तो कावेरी ऐसे है, तो VAKIRE, देखिए के यहाँ आ गया है, ए यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे, ये और ऐसे। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैसूर को लिखेंगे MYSORE। तो सबसे पहले ये इधर आएगा तो ये हो गया S, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा M, और ये बीच में यानी SYM। उसी तरीके से इनको क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा ERO। तो सिम ईरो, तो सिम ईरो ऑप्शन हो जाएगा 11 का हमारा डी। नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीफोन को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर को कैसे लिखेंगे। तो सेम आप देखिए TELEPHONE, टेलीफोन, यानी कि इधर से इधर कर दिया है, समझ में आ गया। तो इसका क्या होगा, R पहले आएगा OTAGILA, यहाँ से इधर जा रहे हैं हम, तो रोटा गीला, तो ऑप्शन हो जाएगा 12 का ए। नेक्स्ट है कैलेंडर, तो CALANDER है इसमें, और इसमें हेर फेर किया गया है। देखिए CALANDER, ये लिखा है CLA, उसके बाद लिखा है NAEDR। तो इसको यहाँ पे सॉरी, ये D यहाँ पे है, R सेम का सेम है, ऐसे एक्सचेंज हुआ है, और ये मतलब एंड वाला सेम है, बीच वाला आपस में एक्सचेंज हुआ है।
तो CIRCULAR, तो C का C रखेंगे और R का R रखेंगे, तो ऑप्शन हमारा देखते ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। और फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा RICRI, ये होगा UC और ये होगा AL, तो CRIUCALR ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट है, यदि A2 M 26 है, Z 52 है, तो बेट क्या होगा। A क्या होता है 1, 1 में 2 से गुणा करके 2 लिख दिया है। M होता है 13, 13 में 2 से गुणा करके 26 लिख दिया है। Z होता है 26, 26 में 2 से गुणा करके 52 लिख दिया है। तो इसको लिखते हैं B का 2, E का 5, T का 20, तो ये हो गया 5 2 7 27, 27 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 54, तो 14 का हो जाएगा B। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैट को 23, कैट को 24, तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बैट को देखिए B2A1 T20, तो ये कितना है 23। उसी तरह कैट का C3A1 T20, तो ये हो गया 24। तो हमें किसका लिखना है बॉल का, तो B2A1 L12 L12, तो 2 2 4 6 1 7 और ये 27, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, यदि E बराबर 5, होटल बराबर 12 है, तो लैम्प किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए E का स्थानीय मान होता है 5, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे कि क्या कुछ रिलेशन मिल पा रहा है नहीं। तो H का होता है 8, O होगा 15, T का 20, E का 5, L का 12, जोड़ते हैं 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, तो ये आया है 12, जबकि यहाँ पे है 6। अगर इसमें हम कितने अल्फ़ाबेट हैं 1 2 3 4 5, 5 से अगर भाग दे दे तो ये आ जाएगा हमारा 12। उसी तरह ई में एक अल्फ़ाबेट है, तो हमने 5 में 1 से भाग दे दिया तो हमें मिला 5। तो उसी तरह हम लैम्प का देखेंगे L12 A1 M13 B2, 2 1 3 3 6 2 8 28, तो कितने वर्ड है 1 2 3 4, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन हो जाएगा 16 का A। नेक्स्ट है, रीजन को 5 यानी 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, इसको 5 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट है, तो इसको 7 लिखा है, यानी एक कम कर दिया है। तो गवर्नमेंट में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 9 हो जाएगा ऑप्शन हमारा C। नेक्स्ट है, जेब्रा को इस तरीके से लिखा है, तो कोबरा को किस प्रकार लिखेगा। देखिए Z का होगा 26, E का है 5, B का है 2, R का है 18 और A का है 1, तो उसी तरह कोबरा को लिखेंगे C का 3, O का 15, B का 2, R 18 A1, 315 21 81, 315 21 81 ऑप्शन हो जाएगा 18 का B। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये प्रश्न काफ़ी लंबा होगा, तो मैं इसे समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले जो हमारा इसमें पहला चरण होगा वो कि हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो देखिए पहला शर्त है कि F से पहले अधिकतम 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि F या तो पहले स्थान पर है, दूसरे पर है या फिर तीसरे पर है, ठीक है। दूसरा शर्त है कि D और F के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो अब देखिए इसमें संभावना क्या है कि अगर हम मान लें कि F तीसरे स्थान पर है, क्योंकि अधिकतम 2 पहले हो सकते हैं, तो F से पहले 2 स्थान खाली होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 अभी तक रखते हैं। 3 पर हमने मान लिया F है, तो और क्या होगा इसमें, हमने कहा D और F के बीच एक गैप है, शर्त दूसरा जो दिया है तो उसको हमने मान लिया, D को रख दिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि C D और H को बैठाना है हमें, तो C और D के बीच एक व्यक्ति है और C H से ठीक पहले है। अब हमारे पास क्रम क्या है कि 1 2 3 F के पास होगा, 4 5 और 5वें पर D होगा, फिर उसके बाद 6 7 और 8 होगा। D 5वें पर है तो C या तो तीसरे पर होगा या तो 7वें पर होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि C H से ठीक पहले खरीदारी कर रहा है या C और D के बीच एक व्यक्ति खरीदारी कर रहा है, तो यानी कि हमारा या तो तीसरे पर होगा या 7वें पर। तीसरे पर तो ऑलरेडी F बैठा हुआ है, यानी कि C क्या होगा 7वें पर होगा नेसेसरी। चूँकि C H से ठीक पहले है तो H 8वें पर आएगा। प्रश्न में बोला है कि C H से ठीक पहले खरीदारी करता है, इसको देखिए पॉइंट को। अब तो हमारे पास जो क्रम आया है वो है 3 पर F, 5 पर D, 7 पर C और 8 पर H। अब नेक्स्ट चलते हैं A E B और G के अंतिम क्रम के। तो देखिए शर्त हमारा क्या है पांचवा कि A E से ठीक पहले है, A है E से ठीक पहले खरीदारी कर रहा है, और शर्त छठवा है कि B E के बाद तथा G से पहले खरीदारी कर रहा है, यानी कि क्रम हमारा पास क्या होगा E B G होगा, और इस वाले में क्या होगा
ए ई क्रम होगा और इसमें क्या होगा क्रम ई बी जी। हमारे पास खाली स्थान कितने हैं 1 2 4 और 6 हैं। अगर हम ए को पहले और ई को दूसरे स्थान पर रखें तो शर्त 5 जो कह रहा है उस हिसाब से, तो ए को हमने रख दिया पहले, ई को रख दिया दूसरे स्थान पर। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथे पर आ जाएगा बी, क्यों ई के बाद खाली जगह जो शर्त छठा दिया है हमारे पास, और 6 पे आ जाएगा जी यानी बी के बाद की खाली जगह जो कि शर्त दिया है छठा। अब देखिए यहाँ पे एक पेच है कि शर्त पहला जो है वो कहता है कि एफ से पहले अधिकतम 2 व्यक्ति हैं। यहाँ पर एफ जो है तीसरे पर है तो उससे पहले 2 हैं ए ई, यानी कि ये सही हो गया। शर्त तीसरा कहता है कि सी और डी के बीच एक व्यक्ति है, तो हमारे ऊपर वाले क्रम में D5 और C7 के बीच एक व्यक्ति G6 है, ये भी सही हो गया। तो अंतिम व्यवस्थित क्रम हमारा जो है यही होगा ए ई एफ बी डी जी सी और एच। अब देखिए इसी आधारित प्रश्न देखते हैं कि डी के बाद कितने व्यक्ति अपने उत्पाद खरीद रहे हैं। तो डी के बाद कितने लोग खरीद रहे हैं, तो इसका आंसर होगा जी सी और एच, तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का ए 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जी के ठीक बाद खरीदारी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, चूँकि जी छठवें स्थान पर है और 7वें पर सी है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 का डी। नेक्स्ट है उपर्युक्त कथनों के आधार पर सभी व्यक्तियों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके पश्चात यदि सभी व्यक्तियों को ए से प्रारंभ करते हुए बाएं से दाएं वर्णाक्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्ति अपने पूर्व स्थान पर ही बने रहते हैं। तो जो हमने ओरिजिनल ऑर्डर बनाया था वो था 1A 2E 3F 4B 5D 6G 7C और 8H। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि सभी 8 व्यक्तियों को ए से शुरू करते हुए बाएं से दाएं वर्णाक्रम में यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच में हमें लगाना है और उसके बाद तुलना करना है कि क्या होगा। तो देखिए बाएं से दाएं यहाँ पे लिख देते हैं, बाएं का मतलब ऊपर समझ लीजिए, दाएं नीचे आ जाएगा। तो बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए को छोड़कर कितने व्यक्ति अपने पूर्व स्थान पर ही हैं। तो देखिए बी है क्या, नहीं, एफ और सी नहीं, बी और डी नहीं, डी और ई, जी और एफ, सी जी एच है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 का हमारा ए, केवल एच एक व्यक्ति है एच जो अपने वही स्थान पर है बदलने के बाद भी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति डी और एफ के ठीक बीच खरीदारी कर रहा है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी और एफ के बीच कौन है, देखिए ये हमारा डी है और ये एफ है, इसके बीच कौन है, बी है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ई और सी के बीच में कितने व्यक्ति खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका ई दूसरे पर है और सी 7वें पर, तो बीच में कौन आएगा, 3 4 5 6 यानी कि एफ बी और डी और जी, यानी कि टोटल 4 आएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं 24 से 26 के लिए कि निम्नलिखित 5 संख्याओं का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है कि यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा होगा। तो देखिए 5 एक साथ में हमें क्या करना है, दूसरा यानी 1 और 7 को आपस में बदल देना है, तो ये हो जाएगा 5 7 1। इसको 5 और 2 और 5 को बदल देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 2। 3 9 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 3। 4 1 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 4 और 9 2 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 9। परस्पर हमने बदल दिया। अब इस प्रकार जो प्राप्त हमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या मिली है उसका पहला अंक बताना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 814, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 729 और इसका पहला अंक क्या है 7, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा ऑप्शन 7। नेक्स्ट है दी गई प्रत्येक संख्या के अंकों का स्थान उलटने के बाद अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ऊपर से तीसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए जो संख्या हमें दिया हुआ है वो है 517 3 2 5 6 3 9 8 4 1 और 7 9 2 दिया है। हमें क्या करना है, इसके सभी अंकों का स्थान को उलटना है और उसके बाद अवरोही क्रम में इसे सजाना है। तो देखिए अंक उलटने पर क्या संख्या बनेगी, ये बनेगी 7 1 5 हो जाएगी। हमने क्या किया, 7 को आगे लाया और 5 को पीछे, उसी तरह के ये हो जाएगा 5 2 3। बीच वाला हमेशा वही रहेगा क्योंकि
तीनों को म्यूचुअली बदलने का तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये होगा 936, ये हो जाएगा 148, ये हो जाएगा 297। अब इसे हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो ये होगा 936, उसके बाद 715, 523, 297 और उसके बाद आएगा 148। अब बोला है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या कौन सी है, 523 है। इसका अंतिम अंक क्या है, 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त दूसरी न्यूनतम संख्या के मध्य का अंक क्या होगा। फिर से देखिए, संख्या में क्या दिया था, 517, 325, 639 और 841, 792 दिया था। हमें क्या कह रहा है कि इस बार क्या करना है, पहला और दूसरा अंक यानी इसको 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 और इसको बदलना है। तो ये हो गया 157,235,369,481 और ये होगा 972। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त दूसरी न्यूनतम संख्या, तो पहली न्यूनतम संख्या कौन है, 157 है। दूसरी न्यूनतम संख्या कौन है, 235 है। तो प्राप्त दूसरी न्यूनतम संख्या के मध्य का अंक क्या है, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 26 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन था। देखिए, इसमें क्या करना है, हमें कुल दिन गिनने हैं। तो जनवरी का कितना शेष दिन होगा, जनवरी का हमारे पास होगा 1 दिन। उसके बाद फरवरी 2003, चूँकि सामान्य वर्ष है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें होगा 28 दिन। उसके बाद मार्च, तो मार्च में कितना दिन है, 2 है। तो टोटल कितना हो गया, 28 2 30 1 31 दिन हो गया। 31 में क्या करेंगे हम, 7 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। अब इस 3 को क्या करेंगे, इस गुरुवार में जोड़ देंगे। तो गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो शुक्रवार होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो शनिवार, फिर 1 जोड़ेंगे तो रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रविवार। नेक्स्ट है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखिए, अक्टूबर में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। तो इसमें 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, 7 चौका 28 3, 31 3 होगा। रविवार में क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे तो आएगा सोमवार, सोमवार में +1 जोड़ेंगे तो मंगलवार, और मंगलवार में +1 आगे बढ़ेंगे तो बुधवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 28 का सी, बुधवार। नेक्स्ट देखिए, 1 फरवरी 2004 को बुधवार था तो 3 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। तो फरवरी का जो शेष दिन है वो कितना है, 28 है, पूरा 1 से लेकर 28। उसके बाद मार्च का कितना दिन है हमारे पास, तो ये है 3, यहाँ पे दिया हुआ है। कुल कितने दिन है, 28 दिन 31 दिन है। 31 में 7 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल 3 मिलेगा। तो बुधवार में 3 दिन जोड़ना है, तो बुधवार +1 ये हो जाएगा गुरुवार, गुरुवार में +1 जोड़ेंगे शुक्रवार, शुक्रवार में +1 शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 29 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन था। इस बार क्या हुआ है, वर्ष बदल दिया है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए, 2005 से 2006 क्या है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का मतलब लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। तो कितना इसमें बढ़ेगा, +1 बढ़ता है। और 2006 से 2007 ये भी क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो इसमें भी कितना बढ़ेगा, +1 बढ़ेगा। तो कुल कितना बढ़ा है इसमें, 2 दिन। ठीक है, तो देखिए 18 फरवरी, ये दोनों सेम है, इसलिए मैं विषम दिनों की गणना नहीं कर रहा। +1 का यहाँ मतलब है कि हर साल 1 दिन बढ़ता है यदि लीप वर्ष बीच में नहीं आ रहा है। अगर आएगा तो +2 होता है, ये ध्यान रखना है। तो 2 दिन बढ़ा है, तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, उसके बाद रविवार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 30 का ए हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कैलेंडर वाले सवालों में कि ऑड डेज यानी विषम दिन का कंसेप्ट जो है वही सबसे मेन है, जिसे 7 से भाग दे करके हम अगला दिन निकालते हैं। नेक्स्ट है, एक राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 रुपये लगाएंगे पहले साल में तो 11 रुपये हमें मिलेगा। दूसरे साल में 121 और 3 सालों के लिए लगाएंगे तो 1000 बराबर हो जाएगा 1331। ये कह रहा है कि 13,310 मिल रहा है, यानी कि गुणा कितना हुआ है, इसमें 10 का गुणा हुआ है। तो इसका क्या करेंगे, इस 1000 में हम गुणे 10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10,000 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, 31 का बी।
नेक्स्ट है ए और बी की आय का अनुपात दिया है 4:5 तथा व्यय का अनुपात दिया है 3:4। यदि ए और बी दोनों की बचत 5-5 हज़ार रुपये है तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए आय और व्यय का अनुपात दिया है, आय को दिखाते हैं इनकम से, तो ये हो गया आय दिया है हमें 4:5 और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय दिया है 3:4। देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्या सेम है क्या, तो सेम है, एक है, और ये एक किसके बराबर है, 5,000 रुपये के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, ए की आय निकालनी है। ए की आय कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे इस 5,000 में 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20,000 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत 25% होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कितने का अंतर है लाभ का, लाभ का अंतर कितना है, लाभ का अंतर हमारा है 25 - 20 बराबर 5%। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार ये 5% हमारा बराबर होगा किसके, 120 रुपये के बराबर होगा। यहाँ पे दिया है कि 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता है, यानी कि 1% बराबर होगा किसके, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौकी 20, 24 रुपये। हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा 100% होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2400 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15 प्रेक्षणों का औसत 20 है, पहले 9 का 18 और अंतिम 7 का 24 है, तो 9वें का निकालें। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हम हमेशा 15 का दिया है हमें कितना, 15 × 20 टोटल, तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 300। फिर इस 9 का देखिए, 9 का औसत दिया है कि 9 × 18, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 × 9 7 16, 162 हो जाएगा। फिर इस 7 का औसत दिया है कितना 24, तो 7 × 24 कुल हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 168। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 2 10, 16 16 32 1 33, 330, और यह है 30, इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 30, तो यानी कि जो 9वां प्रेक्षण है उसका मान होगा 30। नेक्स्ट है एक फल विक्रेता के पास 187 फल हैं जिनमें सेब, आम, संतरे शामिल हैं और सेबों और आमों की संख्या का अनुपात दिया है 5:2। जब वह 75 सेब, 26 आम तथा संतरों की आधी संख्या बेच देती है तब शेष बचे सेबों और शेष बचे संतरों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो शेष बचे फलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा सकता है। देखिए हमें दिया है क्या, कुल फल दिया है हमें 187, ठीक है, और सेब, देखिए सेब का हम मान लेते हैं, सेब को मान लेते हैं हम x, या इसको ऐसे मानने से बेहतर है कि हम क्या करते हैं, ये जो अनुपात दिया है सेब और आम का अनुपात दिया है हमें 5:2, इसका मध्य अनुपात मान लेते हैं x, तो सेब हमारे पास कितना हो जाएगा, सेब हो जाएगा 5x और आम हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं इसे, संतरे का अनुपात नहीं दिया है, तो संतरा मान लेते हैं हम कि संतरा का संख्या जो होगा y होगा। तो टोटल कितना हो गया 5x + 2x + y बराबर 187, प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7x + y बराबर 187। यहाँ हमें एक समीकरण मिल गया। दूसरे पे आते हैं, ये बोल रहा है कि जब वो 75 सेब, 26 आम तथा संतरों की आधी संख्या बेच देती है तो शेष बचे सेब और शेष बचे संतरों की संख्या का अनुपात जो है इतना हो जाता है। देखिए 75 सेब, 26 आम और संतरों की आधी संख्या, यानी कि संतरा हमने माना था क्या, y माना था, तो y/2 उसने जब बेच दिया है तो ये बेचने के बाद उसके पास सेब कितने बचेंगे, शेष बचे सेब, तो सेब हमारे पास 5x थे, उसने क्या किया 75 बेच दिया, तो शेष सेब होगा, शेष सेब ये होगा 5x - 75, और शेष आम, यहाँ पे शेष कितना है, संतरा है, तो शेष संतरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y था संतरा, y/2 बेच दिया है तो कितना बचेगा, y/2 ही बचेगा। ठीक है, y/2 बेच दिया तो y में से y/2 घटा देंगे तो y/2 बचेगा। और ये कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात यानी कि 5x - 75 बटे में y/2 बराबर दिया है कितना 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 10x - 150, ये हो जाएगा 3y/2। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20x - 300, ये हो जाएगा
3y। अब देखिए यहाँ पे x और y में इक्वेशन है, ये दूसरा, और यहाँ पे हमारा पहला दिया हुआ है। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें निकालना क्या है, शेष बचे फलों की कुल संख्या निकालनी है। तो 75 + 26 और y/2 निकाल के हम 187 में से घटा देंगे। तो यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा, 187 - 7x, तो ये हो जाएगा 20x - 300 बराबर 3 × 187 - 7x, तो ये हो जाएगा 20x - 300 बराबर 17 का इसके 1 हासिल 2 18 54 54 2 56 - 21x, तो ये कितना होगा, यहाँ से 41x बराबर ये हो जाएगा 5 3 861। जब डिवाइड करेंगे 41 से तो हमें मिलेगा 21, यानी x का मान हमें मिल गया 21। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं y, तो ये हो जाएगा 187 - 7 × 21, तो ये हो गया 187 - 7 × 7 7 दूनी 14, तो ये हो गया 40, यानी कि y का मान हमें मिल गया है 40। यानी कि अब देखिए x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या होगा, 21 × 5 = 105, 21 दूनी 42 और y मिल गया हमें 40। इतने हमारे पास फल थे, हमने क्या किया है, इतना बेच दिया है, यानी कि 75 26 और y/2 यानी कि 20, तो ये हो गए 6 5 11 के 1 हासिल 1 7 2 9 9 2 11 1 12, यानी 121 हमने फल क्या किया है, बेच दिया है। तो हमारे पास था कितना, 187, 121 हमने बेच दिया, तो बचा क्या हमारे पास, 66। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, रोहित किसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि मोहित वही कार्य प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें मोहित प्रतिदिन रोहित से दोगुने घंटे काम करने पर सहमत होता है तथा रोहित मोहित से दोगुने दिनों तक काम करने पर सहमत होता है। और यदि रोहित प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है तो मोहित कितने दिनों तक कार्य करेगा। देखिए रोहित का कुल कार्य क्या होगा, मैं लिख देता हूँ इसे एक बार में, समय बचाने के लिए मैंने इसे पॉज करके लिख दिया है कि रोहित का कुल कार्य है 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन काम करता है तो 60 यूनिट, और मोहित का कुल कार्य है 5 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 8 दिन के लिए तो 40 यूनिट। मैंने क्या किया कि इनका 60 और 40 का एलसीएम ले लिया। अब इसके लिए ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रोहित की क्षमता यानी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 120 बटा क्या होगा 60 बराबर 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब क्या है, 2 यूनिट प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो 2 इकाई काम करता है रोहित। उसी तरह 120 बटे 40 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 यूनिट प्रति घंटा, यानी कि मोहित 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर सकता है। अब देखिए दूसरा जो नया शर्त दिया है वो ये है कि रोहित प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है और मोहित रोहित से दोगुने घंटे काम करता है, यानी कि मोहित के घंटे कितने होंगे, 4 घंटे प्रतिदिन होंगे। उसके बाद रोहित जो है मोहित से दोगुने दिनों तक काम करता है। तो मान लीजिए मोहित डी दिनों तक काम करता है तो रोहित कितना काम करेगा, 2D दिनों तक। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है उसको ध्यान में बस रखना है कि M1 D1 H1 बराबर होगा M2 D2 H2। M क्या है, पर्सन है, D डे, H आवर मतलब घंटा है। देखिए रोहित पे फोकस कीजिए आप। रोहित जो है वो प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है और रोहित जो है वो मोहित से दोगुने दिनों तक काम करता है। तो हमने कहा था अभी कि मान लेते हैं कि मोहित जो है वो D दिन तक काम करता है, तो रोहित कितने दिन तक काम करेगा, रोहित काम करेगा 2D दिन तक। ठीक है, तो हमारा समीकरण यहाँ से क्या होगा, 2 × 2 × 2D, ये आवर है, ठीक है, ये उसका एफिशिएंसी है, बराबर M2। देखिए M2 ये होगा हमारा रोहित के लिए, तो मोहित के लिए। और मोहित क्या कर रहा है यहाँ पे, तो मोहित यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि M1 M2 एफिशिएंसी है, तो रोहित का एफिशिएंसी यहाँ पे 2 हो गया, ये डे हो गया और ये आवर हो गया। उसी तरह मोहित का एफिशिएंसी है 3, डे कितना होगा, डे होगा D, आवर कितना है तो दोगुना कर रहा है यानी कि 4 घंटे करेगा। यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि मोहित जो है प्रतिदिन रोहित से दोगुने घंटे काम करता है। अब देखिए D से D कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है, हमें क्या करना है, इसको योगफल निकालना है, क्योंकि ये टोटल काम कितना करवाना है, इन दोनों से मिला करके 120 कराना है। तो यहाँ से ये D कटेगा नहीं, 2D और ये हमारा होगा D। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये होगा 8D प्लस 4 3 12D बराबर 120, तो ये 12 8 20D बराबर 120, यानी कि D बराबर हमें क्या मिला 6। यानी कि चूँकि
हमने डी मोहित के दिनों को माना था, तो इसलिए मोहित कितने दिन तक काम करेगा? 6 दिन तक काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सितंबर महीने में मोहन, सोहन और रोहन की आय का अनुपात दिया है 8-6-5। वे तीनों मिलकर एक मकान किराए पर लेते हैं और उस महीने के कुल मकान किराए का भुगतान है। तो मोहन अपनी आय का 15, सोहन 12% और रोहन अपनी आय का 18% अदा करता है। अक्टूबर महीने में मकान का किराया अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब है कि खर्च सेम है, जबकि उनकी आय क्रमशः 10%, 12 और 15% बढ़ जाती है। तो अक्टूबर महीने में उनकी कुल आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग मकान किराए के रूप में दिया जाएगा? तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो सकता है। मान लेते हैं हमारा मोहन का जो आय है वो है 8x, सोहन का है 6x और रोहन है उसका है 5x। अब देखिए मोहन कितना देता है? 15% देता है। तो 15% ऑफ 8x, 8x का 15% कितना होगा? 1.2x होगा। सोहन कितना देता है? 12% देता है किसका? अपने 6x का। तो ये होगा 0.72% और 0.72x। और ये रोहन देता है 18% ऑफ किसका? 5x का। तो 18×5 = 90 यानी कि 0.9x। तो कुल किराया कितना हुआ? कुल किराया ये हो जाएगा 1.2 प्लस 0.72 प्लस 0.9x। तो हमारा हो जाएगा 2.82x। अब देखिए अक्टूबर में क्या हुई है? उनकी आय बढ़ गई है। मोहन की आय कितनी बढ़ी है? 10x बढ़ी है, यानी कि मोहन की आय बढ़ के हो गई है 10x, यानी 8x गुने 1.10। तो ये हो जाएगा 8.8x। सोहन की आय बढ़ी है 12%, तो 6x गुने 1.12 बराबर हो जाएगा 6.72x। और रोहन की आय बढ़ी है कितना? 15%, तो 5x गुने 1.15 बराबर हो जाएगा 5.75x। तो अक्टूबर की कुल आय क्या होगी? कुल आय बराबर ये हो जाएगी, इन तीनों को जोड़ने पे 21.27x। इन तीनों को क्या किया मैंने? जोड़ दिया है। तो किराया तो सेम है, आय बढ़ गया है, तो अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत बराबर क्या होगा? 2.82 बटे में 21.27। ऊपर भी x है नीचे भी x है, x कैंसिल हो जाए इंटू 100। जब भाग देंगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा लगभग 13.26%। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। यदि एक व्यापारी कुछ वस्तुएं 20 रुपये प्रति वस्तु की लागत पर खरीदता है और उनमें से n वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि बेची गई वस्तुओं का औसत विक्रय मूल्य n+1 प्रति वस्तु है, जहां n बेची गई वस्तुओं की संख्या है, तो कुल खरीदी गई वस्तुओं के कुल लागत मूल्य पर कम से कम 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए n का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना होगा? क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य जो होगा, एक वस्तु का कीमत है 20 रुपये और n वस्तु हमें क्या करना है? खरीदना है। तो ये हो जाएगा 20n। उसी तरह विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? तो विक्रय मूल्य होगा, एक वस्तु का मूल्य है n+1। n+1 यहाँ पे मूल्य है, याद रखना है, न कि वस्तु की संख्या है। और वस्तु कितनी है? n है, तो n इंटू n+1 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न में कि कम से कम 40% का लाभ कमाना है, यानी इससे ज़्यादा लाभ वो कमा सकता है, चलेगा। तो लाभ का जो प्रतिशत है वो दिया है, लाभ 40% से बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। तो लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 और बराबर हम लिख लेते हैं 40। हालांकि ये ध्यान रखना है ये बड़ा होगा इससे, तो हम बड़ा वाला मान अगर लेना पड़े तो हम ले सकते हैं। अब देखिए n² प्लस n माइनस 20n, ये 20 बचे 100 हो जाएगा और ये 5 8 40 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे n है और यहाँ पे 8, n से कटाएंगे तो n+1 माइनस 20 बराबर 8। तो ये होगा n बराबर 28 में से 1 जाएगा 27। तो n का मान हमें क्या मिला? n का न्यूनतम मान होगा ऑप्शन 38 का डी। चूँकि ये कह रहा है कि कम से कम 40%, अगर बोलता है 40% से ज़्यादा तो इससे हम बढ़ा करके लिखना होता 28। यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा सी, डी 27। नेक्स्ट है
दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2028, महत्तम दिया है 13 और उनका लघुत्तम निकालना है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला कि A गुणे B बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो यहाँ पे A क्या दिया है, A दिया है यहाँ पे A और B दिया है 2028, महत्तम एलसीएम निकालना है और महत्तम हमें दिया है 13। इसको कटा के देखते हैं कितना कितनी बार में जाएगा। 13 कम 13, इसमें बचेगा 7, 7 2 13 5 65 6 और 13 6 78 एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया 156। नेक्स्ट है ए बी से एक्स प्रतिशत अधिक है तथा ए और बी के योग का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए जो है वो बी से कितना अधिक है, एक्स प्रतिशत अधिक है, यानी कि 1 + x/100 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे में ला ही देते हैं, ए बटे बी बराबर हो जाएगा ये 100 + x बटे में 100। अब देखिए इसको क्या कह रहा है कि ए और बी के योग का x प्रतिशत है, यानी कि ए बराबर ए प्लस बी के योग का x प्रतिशत है बटा में 100। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बटे में ए प्लस बी बराबर x/100। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी का मान निकालना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, बटे में अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो ये 100 + x बटे में हो जाएगा 100 + x + 100 नीचे पहले से था। और इसको किसके बराबर कर देंगे, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो 100 + x बटे में 200 + x बराबर x/100। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 100x बराबर 200x + x²। तो हमें x² + 100x - 100 का होल स्क्वायर बराबर 0 हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करना होगा x के लिए। तो x बराबर क्या होगा, -b + -√b² - 4ac, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही हो जाएगा 400 बटे में 2। तो ये हो जाएगा -100 ± ये हो गया 10,000 में हमें कितना जोड़ना है, 4ac। a 1 था और c यहाँ पे हमारा -100 था, तो 4 से 400 हो गया, यहाँ पे 0 0 4 10,400। 10,400 का स्क्वायर रूट हमें निकालना होगा। ये होगा लगभग 101.98 बटे में 2। तो माइनस वाला साइन छोड़ देंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वाले से मतलब है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये जो है 400 नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा c है। फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ax² + bx + c बराबर 0 होता है। तो c हमारे यहाँ पे क्या है, 10,000 है। तो 10,000 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 40,000, ठीक है। और 40,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। ये हो गया हमारा 50,000, सॉरी 50,000 पे 4 0 रहेगा। अब इसको लिख सकते हैं 25,000 गुने 50,000 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए ये आएगा लगभग 223.6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -100 ± 223.6 बटे में 2। माइनस वाले साइन को हटा देंगे तो -100 + 223.6 बटे में 2, ये हमारा आएगा लगभग 123.6 और इसको 2 से भाग देंगे तो ये होगा 61.8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सी है हमारा। एक कक्षा में यदि लड़कों की संख्या का 50% लड़कियां होती तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 50% अधिक हो जाती। तो कुल कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो मान लेते हैं लड़के जो हैं वो हैं बी और लड़कियां की संख्या है जी। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या का 50% लड़कियां होती, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है जी वो है 50% ऑफ बी, यानी बी का 50% यानी कि b/2 है। तो जी बराबर b/2 दिया है। अब कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 50% अधिक हो जाती, अर्थात लड़कियां लड़कों की 150% हो जाती। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हाइपोथेटिकल स्थिति में लड़कियां बढ़ रही हैं उसके बारे में हमें बात करना है कि मान लेते हैं कि लड़कों का 50% लड़कियां बन जाता है, तो नई लड़कियां कितनी होंगी, नई लड़कियां कितनी होंगी, तो पहले से थी जी और बाद में बढ़ के हो गई b/2
और नए लड़के कितने होंगे, नए लड़के ये होंगे b माइनस b/2, क्योंकि ये उतने घट गए हैं, तो ये कितने हो जाएगा, b/2 बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब शर्त है कि g प्लस b/2 ये कितना हो जाएगा, 150% अधिक हो जाएगा ऑफ न्यू बॉयज़, यानी कि 50% अधिक हो जाएगा, यानी कि 150 गुने बट्टे में 100 गुने b/2 जो नए लड़के हैं उनका अनुपात है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा g प्लस b/2 ये होगा 3 2 तो 3b/4, तो ये हो जाएगा 4g प्लस 2b 3b, तो ये हो गया 4g बराबर b, तो g/b कितना हो जाएगा 1/4। तो कुल कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 1/4%, यानी कि 1/4 गुने 100, तो ये हो जाएगा सॉरी बॉयज़ हैं 4, गर्ल्स हैं 1, तो टोटल कितना हो गया 5 है, तो 1/5 गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा 20/100, यानी कि 20% लड़कियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है और दोनों का योग 260 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो 20 दूनी 40, 20/5 100, 2 से 2 कैंसिल, तो x/y बराबर हमें क्या मिलेगा 5/3 मिलेगा। दोनों का योग 260 है, यानी कि 5 + 3 8 बराबर हमें कितना दिया है 60, तो 8 एकम 8 त्रिक 24 बचेगा, इसमें कितना 2 0, तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 32.5 हो गया। हमें निकालना क्या है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे 32.5 में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 15 और 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 116, 162.5 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ए बी से 25% अधिक कमाता है और सी ए से 25% अधिक कमाता है, ए डी से 20% अधिक कमाता है तथा ई ए से 20% अधिक कमाता है। तो ए बी सी डी ई सभी की आय 100 रुपये से कम दशमलव रहित है, यानी इंटीजर है, तो पांचों की कुल आय कितनी है। तो मान लेते हैं ए की आय जो है, ए की आय ए है, ठीक है, समझने के लिए पहले में कह रहा है कि 25% अधिक कमाता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1.25 बी, इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअल में 125/100 इंटू बी, 25 5 125, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा b बराबर 4a/5। अब दूसरा देखिए कह रहा है कि c जो है a से 25% अधिक कमाता है, तो c बराबर क्या होगा 125/100 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 50 25 25 5 125, 25 चौके 100, तो c बराबर हो गया हमारा 5a/4। अब देखिए a और d के बारे में कह रहा है कि a जो है d से 20% अधिक कमाता है, तो a बराबर 120/100 d, 20 छके 120, 20 पचे 100, तो यहाँ से हम d निकालेंगे तो क्या मिलेगा 5a/6। उसके बाद e a से 20% अधिक कमाता है, तो e बराबर क्या हो जाएगा 120/100 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 20 छके 120, 20 पचे 100, तो e बराबर होगा 6a/5। अब देखिए सभी जो आए हैं वो 100 से कम और इंटीजर है, तो ए ऐसा होना चाहिए कि सभी इंटीजर आ जाए। तो अगर हम 5 4 6 और 5 यानी कि 5 4 6 इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 60। तो अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे ए 60 है, तो यहाँ पे ए का 60, ए इसको ए मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 5 60 बर चौक 48, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 12 पचक 72। तो कुल आय कितना हो गया 60 तो पहले से था, मतलब ए का, बी का 48, सी का 75, डी का 50, ई का 72, तो ये हो जाएगा 5 और ये 305, तो आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी दर पर कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में राशि दुगनी होती है, मतलब कि 5 वर्षों में 100% ब्याज मिलता है। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो 100/5 बराबर 20% ब्याज मिलेगा। तो 4 गुनी होने का मतलब क्या है कि 400%,
की जो राशि है वो बराबर होगी किसके, 300% ब्याज के बराबर होगी। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से, समय बराबर होगा 300/20 यानी कि 15 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शॉर्टकट तरीका ये है। नेक्स्ट है, ये 2 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 288, तो हमें मूलधन निकालना है। आपको पता है मूलधन, इसका जो शॉर्टकट फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर जो है P/R/100 का होल स्क्वायर होता है। इसका मान हमें दिया है 288 रुपये। P हमें निकालना है, मूलधन है, दर दिया है 12% बट्टे में 100 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमें निकल जाएगा क्या, ये 288 को 88 रखिए, P 12 कितना होता है 144, और ये 100 पर 2 जीरो रहेगा, 144 दूनी 288, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है, तो इसका आंसर होगा आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जैसे वायु से कांच में जाता है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती। आवृत्ति प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर F इंटू लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, V क्या है, प्रकाश का चाल है, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता है। ये जैसे बदलेगा उसी हिसाब से ये बदलेगा। अगर V कम हुआ है तो लैम्डा भी कम होगा, ताकि F हमारा क्या है, समान बना रहे। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ तथा तापमान पर। किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति यानी रजिस्टिविटी जो होती है और तापमान पर निर्भर करता है। जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A, यानी तापमान बढ़ाने पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है जबकि अर्धचालकों का घटता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध लगभग कितना होगा, तो P बराबर क्या होता है, V²/R। यहाँ से हम निकालेंगे R बराबर V²/P। V 220 × 220 वोल्ट बट्टे में पावर दिया है 100 वाट, 0 से 0 कैंसिल, 22/484 ओम हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा होगा, तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और माना जाता है कि वे अनंत पर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बनता है। आप चाहें तो इसका फिगर भी बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन हीरा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक ये लगभग 2.42 होता है, इसी कारण इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा चमकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें नया पदार्थ बनता है और इसे आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता। तो लोहे का जो जंग लगना है ये एक रासायनिक क्रिया है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, और कांच का टूटना भी भौतिक परिवर्तन है, इसे पिघला करके दोबारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जब धातु जैसे कि जिंक किसी तनु अम्ल जैसे HCl से क्रिया करती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आपको रिएक्शन याद होगा कि Zn+2HCl देता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, ये बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो देखिए HCl H2SO4 HNO3 प्रबल खनिज अम्ल है क्योंकि ये जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। एसिटिक और सिट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि ऑप्शन सी, HCl। नेक्स्ट है, तटस्थ विलयन का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7। तटस्थ मतलब न्यूट्रल विलयन, जैसे कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 7 से कम वाले अम्लीय और 7 से अधिक वाले क्षार होते हैं। pH स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, ये एक फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को उनके पिघले हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा
प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन, मुद्रा और ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, और जो सेरिब्रम है यानी प्रमस्तिष्क है, ये बुद्धि और याददाश्त का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, पौधे द्वारा अतिरिक्त जल त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये होगी ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों जैसे कि मुख्यतः पत्तियों के रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने और जड़ों से खनिज को ऊपर खींचने में मदद करती है। 59 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किस कोशिकांग को कहते हैं? तो ये ऑप्शन होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ओ नेगेटिव। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता। विशेष रूप से ओ नेगेटिव किसी भी अन्य समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें आरएस एंटीजन भी नहीं होता। AB प्लस जो समूह है ये इसको सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की राजस्व व्यवस्था में हिरण्य शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नगद कर। प्राचीन भारत जैसे कि मौर्य और गुप्त काल में कर दो प्रकार के होते थे। एक था मेय, इसे अनाज के रूप में देते थे, अनाज के रूप में, और एक था हिरण्य, ये था नगद के रूप में, नगद के रूप में दिया जाता था। हिरण्य का शाब्दिक अर्थ सोना होता है, लेकिन राजस्व में इसका उपयोग नगद कर के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, कौन सा महाजनपद गणतांत्रिक था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वज्जी। 16 महाजनपदों में वज्जी, जो कि वैशाली की राजधानी थी, और मल्ल गणतांत्रिक थे, जहां शासन राजा के बजाय गण या संघ द्वारा चलाया जाता था। वज्जी संघ 8 कुलों का समूह था। वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नीतिसार के लेखक कौन थे? तो नीतिसार कामंदक ने लिखा है। ये गुप्त काल की प्रसिद्ध रचना है। यह राजनीति और शासन कला पर आधारित है, बिल्कुल चाणक्य के अर्थशास्त्र की तरह। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भू राजस्व सामान्यतः था, तो ये कितना था? ये उपज का 1/6 था। गुप्त काल में राजा को षडभाग यानी छठा हिस्सा लेने वाला कहा जाता था। भू राजस्व को उद्रंग या ऊपरी कर के नाम से भी जाना जाता था। उद्रंग या ऊपरी कर। नेक्स्ट है, चोल काल की ऊर सभा में मुख्यतः शामिल थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य भूमिधर। चोल शासन में गांव में 2 तरह की सभाएं थी। ऊर जो सामान्य गांव के लोगों की सभा थी, और सभा और या महासभा ये ब्राह्मणों या अग्रहार गांवों की सभा थी। नेक्स्ट है, तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा दल की शक्ति को किस शासक ने दबाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। इस दल यानी 40 गुलाम सरदारों के समूह की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। लेकिन बलबन ने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने और सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड। नेक्स्ट है, पैबोस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दरबारी शिष्टाचार। बलबन ने ईरानी परंपराओं में सिजदा यानी घुटने टेक कर प्रणाम करना और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना को दरबार में अनिवार्य बना दिया था। यह कदम सुल्तान को ईश्वर की छाया यानी जिल्ले इलाही के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारों को माना, तो क्या माना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूमि स्वामी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया गया, बशर्ते वे सरकार को एक निश्चित राशि समय पर दें। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, सनसेट लॉ से भी जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए संधि शुरू की। हैदराबाद का निजाम इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। इस संधि के तहत राज्यों को अपनी सेना खत्म कर ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह हुआ था, तो मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। ये कब हुआ था? 1921 में मालाबार, केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम काश्तकार जिन्हें मोपला कहते थे, स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। यह विद्रोह खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को
नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को विशिष्ट बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सशक्त केंद्र। भारत का संविधान परिसंघीय है, लेकिन इसमें केंद्र को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे आपातकाल, राज्य की नियुक्तियाँ आदि। इसे अर्धसंघीय भी कहा जाता है। भारतीय संघवाद कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति निहित होती है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123 में 1 to 3। जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। और राज्यपाल का क्या होता है? राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से ली गई है, जबकि विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिका की अवधारणा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये अमेरिका से आया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य एवं शक्तियाँ सूचीबद्ध हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, 12वीं। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय का उल्लेख किया गया। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और इसमें 29 विषय जोड़े गए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 1963। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य JB कृपलानी द्वारा अगस्त 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। ये कब लाया गया था? भारत चीन युद्ध के जस्ट बाद लाया गया था। तो ये एक फैक्ट याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इसके पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? तो मुद्रास्फीति प्लस मंदी। यह अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जहां मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई और बेरोजगारी यानी कि मंदी दोनों एक साथ उच्च स्तर पर होते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। सामान्यतः माना जाता है कि महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है फिलिप्स वक्र के हिसाब से, लेकिन स्टैगफ्लेशन में यह सिद्धांत काम नहीं करता है, फेल कर जाता है। नेक्स्ट है, फसल गहनता का अर्थ है ऑप्शन बी, एकाधिकार बार बोया क्षेत्र। एकाधिक बार बोया गया क्षेत्र, इसका अर्थ है कि एक ही कृषि वर्ष के दौरान एक ही भूमि पर कितनी बार फसलें उगाई गई हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फसल गहनता। पंजाब और हरियाणा में फसल गहनता भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बजाय एस्चुअरी यानी कि ज्वार मुख बनाती हैं, क्योंकि ये कठोर चट्टान यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अपने साथ बहुत कम गाद लाती हैं, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। नेक्स्ट है, हिंदू कुश पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। हिंदू कुश मध्य और दक्षिण एशिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान में फैली हुई है। यह हिमालय तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सुगौली की संधि किसके साथ की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल के साथ। यह संधि कब की गई थी? तो 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी, जिसने एंग्लो नेपाली युद्ध को समाप्त किया था। इससे भारत और नेपाल की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। नेक्स्ट है, असमानता मापी जाती है किस तरीके से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गिनी सूचकांक यानी गिनी इंडेक्स। गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक का उपयोग किसी देश में आय या धन के वितरण में असमानता को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 1 का मतलब है पूर्ण असमानता। इसे लॉरेंज वक्र के माध्यम से ग्राफ पर दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर
हुई थी। प्रधानमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसे मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जबकि विशाखापत्तनम, मुंबई और कोच्चि प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा भूमिबंध बंदरगाह है, एक फैक्ट इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था मुख्यतः संबंधित है किससे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्री संसाधनों से। ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना ताकि आर्थिक विकास हो सके, आजीविका में सुधार हो और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य बना रहे। जैसे भारत की सागरमाला परियोजना इसी नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक पहल है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई थी किससे? तो ये लिया गया था यूएसएसआर से, यानी वर्तमान में जो रसिया है उससे। भारत ने नियोजित विकास और पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल सोवियत संघ, अब जो कि रूस है, उसे लिया गया था और भारत की पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी। ये फैक्ट याद रख सकते हैं। हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह नीति आयोग के अल्पकालिक और दीर्घकालिक एजेंडे ने ले ली है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धान। खरीफ की फसलें मानसून की शुरुआत यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर के आसपास काटी जाती है। तो मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और कपास हैं। गेहूँ, चना, सरसों ये सब रबी की फसलें हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत इसे अपने नियंत्रण में लिया था। नेक्स्ट है, संसद में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण बजट पेश होने से एक दिन पहले वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का महाभियोग करता है, तो ये कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद करता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। इसके साथ और फैक्ट याद रखना है कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए सदन में के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो ऑब्वियसली भारत का है ये। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें कितने 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में यह और भी विस्तृत हो चुका है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित और सबसे छोटा, केवल 7 अनुच्छेद है उसमें, वो संविधान है। नेक्स्ट है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये होगा बी, फ्रांस के राष्ट्रपति, सॉरी ये बी नहीं होगा, इसका होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे प्राबोवो सुबियांतो। ये 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में जो 76वां गणतंत्र दिवस आयोजित हुआ था उसमें ये शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक ब्राज़ील अध्यक्ष देश रहा है ब्रिक्स का। नेक्स्ट है, 2025 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 6 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना। फुल मेंबर इसको पहले पार्टनर कंट्री था, लेकिन फुल मेंबर केवल इंडोनेशिया को दिया गया है। नेक्स्ट है, 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। इसमें दिया गया था कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, फिर पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। टोटल 5 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट है, 2025 में भारत नाम मात्र जीडीपी के आधार पर विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन चौथा। पहला पे था अमेरिका, दूसरा पे चीन, तीसरा पे जर्मनी और चौथा पे भारत। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी। हालांकि भारत के मैच संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में खेले गए थे, इसलिए इसे हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 2025 की बैठक किस देश में आयोजित हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच आयोजित हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में घोषित अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
तो ये 3 लोगों को दिया गया था, जोइल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।